जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. So today we start a lecture number 2. Yesterday we have gone through the Russian Revolution. So I gave you Delhi MCQs test. I hope you have done it. So before starting the class, uh, we must discuss Delhi MCQs test. So we will discuss fascism, League of Nations, and Second World War. हाँ, फाशिज्म हम बाद में देखते हैं. उससे पहले जितने मैंने आपको एमसीक्यूज टेस्ट में दिए हैं उनको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि किन लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं नहीं. तो आप टेस्ट को रिलीजियसली करें और अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा कि हम डेली बेसिस पे जो है एमसीक्यूज टेस्ट बनाएं. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि निकोलस वन वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ ज़ार. उसके दो बेटे थे, कंस्टेंटीन एंड निकोलस वन. कंस्टेंटीन एल्डेस्ट था. उसने क्यों लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर के मुताबिक बादशाहत नहीं ली? क्योंकि उसने अपने खानदान से, अपने ब्लड से बाहर शादी की. तो निकोलस वन was not the eldest son of the Tsar, but Constantine was the eldest son of the Tsar. इस तरीके से आपके आइडियाज क्लियर होते हैं और आप टेस्ट किया करें. Who gave up his right to be a Tsar? जाहिर सी बात है कंस्टेंटीन ने अपना राइट गिव अप किया. और ये जो दिसंबरिस्ट रिवॉल्यूशन था, एक रिवॉल्ट था, वो क्यों हुआ था? वो इसीलिए हुआ था कि जो लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर पे यकीन रखते थे कि बड़ा बेटा ही बाप को रिप्लेस करेगा उसकी डेथ के बाद, तो वो उसको बनना चाहिए, कंस्टेंटीन को बनना चाहिए, निकोलस वन को नहीं बनना चाहिए. तो जो सपोर्टर्स थे कंस्टेंटीन के, दाव कंस्टेंटीन ने गिव अप खुद राइट किया था, उससे लिया नहीं गया था. तो इसके इवन जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया था? रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द निकोलस वन. उसके बाद व्हेन वाज द सर्फडम एबोलिश्ड? 1861 में इसको खत्म किया गया था. और अलेक्जेंडर अगर हम थ्री की असासिनेशन देखें तो 1892 में की गई थी. और उस वक्त अगर हम देखें तो कैलेंडर कौन सा यूज होता था? जैसे हमने फरवरी रिवॉल्यूशन में डेट्स देखी, वैसे अगर हम इस कैलेंडर के मुताबिक देखें तो वो मार्च बनता था. अक्टूबर रेवोल्यूशन की देखें तो इस कैलेंडर के मुताबिक नवंबर बनता था. तो उस वक्त जूलियन कैलेंडर उनके यहाँ यूज होता था. तो फरवरी रेवोल्यूशन का मकसद ये था कि जार को ओवरथ्रो करें. और अक्टूबर रेवोल्यूशन का मैंने कल भी आपको बताया था, पर्पस ये था कि जो ड्यूमा ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई है उसको ओवरथ्रो करने के लिए था, और वो लेनिन ने करवाया था. फ्रॉम विच कंट्री लेनिन डिड कम बैक? वो स्विट्जरलैंड से आया था, ज़ुरिच से. और लेनिन जो था उस वक्त मेंशेविक पे पार्टी थी, बोल्शेविक पे पार्टी थी. लेनिन वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी एंड बोल्शेविक पार्टी लेड द अक्टूबर रेवोल्यूशन. ठीक है. तो आज हम ये टॉपिक्स तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, तो कोई इशू नहीं. आपने लेट ग्रुप ज्वाइन किया होता है इसलिए, बाकी लोगों ने टेस्ट रिसीव की हुई थी ग्रुप पे. तो आज हम फाशिज्म और बाकी और दो टॉपिक्स भी करेंगे. और उसके साथ साथ हम कल, आप में से किसी ने कहा था कि सर करंट अफेयर का तरीका बताएं कि हम कैसे बनाएं, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे बनाना है. तो फाशिज्म अगर आप देखें तो ये उसकी सिंबल थी कि इतनी लकड़ियों का ये जो है इनका घोंचा बना के और आगे जो है कुल्हाड़ी की तरह है. तो ये इसकी सिंबल थी. अगर हम देखें तो ये वर्ड जो फाशिस्ट है, फर्स्ट अप्लाइड टू पॉलिटिकल मूवमेंट combining ultranationalism with hostility both to the left and to the established conservatism by Mussolini in 1919. तो ये आइडिया किसका था? मोसोलिनी का था. ठीक है. और ये पहले इटली में आया है. तो इसका मकसद यही है कि अल्ट्रा नेशनलिज्म, एक एक होती है ना नेशनलिज्म, एक होती है अल्ट्रा नेशनलिज्म. जैसे हम कहते हैं कि मोदी हिंदुत्व को प्रमोट करने, ऑन एंड ऑफ लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को कि आपकी पॉलिसीज जो हैं फाशिज्म वाली हैं, फाशिस्ट पॉलिसी हैं. तो ये चीजें जो हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं. तो जैसे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी आइडियोलॉजिकल थ्योरीज हैं, इसी तरीके से फाशिज्म भी ग्रेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. इसने 20th सेंचुरी में इसका बड़ा जोर शोर था इन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में. ठीक है. तो फाशिस्ट पार्टीज और जितनी भी मूवमेंट्स थी
ये 1922 एंड 1945 अगर आप देखें तो वर्ल्ड वार वन ये जो इंटर वार पीरियड था उसके दौर में इसका ज्यादा शोर था। आप देखें कि जैसे नेशनल फाशिस्ट पार्टी थी इटली में, मोसोलिनी ने लीड की थी। इसी तरीके से नाजी पार्टी जैसे एडोल्फ एडोल्फ हिटलर ने लीड की थी। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया में भी डोल्फस ने इस पार्टी को लीड किया था। तो ये जो इंटर वॉर का पीरियड था ये आपको लाजिम पढ़ना चाहिए एज एन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और एन स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो आने वाले दौर में होंगी, क्योंकि इन 20 सालों में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो आज जो भी एक डेवलपमेंट हो रही है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ नहीं है। ठीक, तो नेशनल यूनियन पुर्तगाल में आई थी। ठीक है, ये भी फाशिस्ट पार्टी थी। पार्टी ऑफ फ्री बिलीवर्स इन ग्रीस आप देखें तो ये कितनी पुर्तगाल में हो गई, ग्रीस में हो गई, क्रोटिया में हो गई, नॉर्वे में हो गई, और इटली में, जर्मनी में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में, तमाम यूरोप के कंट्रीज में क्या हो गया कि ये पार्टी से। अगर हम देखें तो इसमें इसका इमेजेस कौन कौन से हैं? हम कब कह सकते हैं कि ये जो है पार्टी जो है फाशिस्ट पार्टी है, यहाँ अब फाशिज्म की थ्योरी को प्रमोट किया जा रहा है। अक्सर क्या होते हैं, डेमोगॉग्स जो होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे डेमोगॉग्स वो लीडर्स होते हैं जो इमोशनल एलिमेंट को यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्सनल गेन्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि अपनी यूथ को एक डिसिप्लिन, एक फोर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप देखें पाकिस्तान में जैसे यूथ को मोबिलाइज हमेशा से क्या किया जाता है कि यूथ को टारगेट किया जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म शर्टेड मिलिटेंट्स और बाकी जितने भी मिनॉरिटी के ग्रुप्स हैं उनको डिमोनाइज करके उनको बीटअप करते हैं। जैसे आप देखें कि इंडिया में बीजेपी वाले करते हैं, मुसलमानों के साथ करते हैं, और जहाँ पे मिनॉरिटीज के साथ हो सिर्फ वहां पे नहीं, अगर पाकिस्तान में होता है तो वो फाशिस्ट टेंडेंसी है। ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद कम्युनिटी डिक्लाइन, वो मतलब भी अल्ट्रा नेशनलिज्म उनका थोड़ा भी डिक्लाइन होता है तो ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन, जैसे ब्रेक्सिट वाला था कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, ब्रेक्सिट करें, ब्रेक्सिट करें, रिफ्यूजीज आ रहे हैं। कंपनसेटरी कल्ट्स ऑफ यूनिटी, एनर्जी, प्यूरिटी परसूड विद रिडेम्पटिव वायलेंस, एक यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसमें वायलेंस और बाकी एलिमेंट्स को यूज करते हैं। मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट पुलिसिंग ऑफ सिटीजन्स करते हैं। अल्ट्रा नेशनलिज्म ऑन इट्स पीक। अगर आपको अब कोई कहे कि यहाँ पे फाशिज्म है या नहीं, तो ये आपके लिए एक क्राइटेरिया है। आप देखें कि क्या डेमोगॉग्स का कंट्रोल है, ठीक, क्या यूथ्स को एक अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट्स जो है मिनॉरिटीज के खिलाफ अटैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अल्ट्रा नेशनलिज्म है या नहीं, मीडिया को कंट्रोल इन जो है रूलिंग एलीट के हाथ में है या नहीं, सिटीजन्स के ऊपर सीक्रेट पुलिसिंग, उनकी फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, प्राइवेसी की लाइफ है, उस पर कंट्रोल, अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये पूरे एलिमेंट्स अगर हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे फाशिज्म। ठीक है, ये चीजें। अब मुझे ये बताएं कि क्या हम स्टालिन को, स्टालिन कहाँ पे, रशिया में, या बीजेपी को हम कह सकते हैं कि ये जो है फाशिज्म वाली पार्टी से। 1930s में जैसे जापान था, इंपीरियल जापान, या इटली एंड जर्मनी, जर्मनी जैसे एडोल्फ हिटलर वाला था, सारी एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज कर रहा था, तो क्या हम उनको भी इंक्लूड करते हैं फाशिज्म में? अगर मैं आपको कहूं कि क्या पाकिस्तान की जो करंट हुकूमत है या प्रीवियस हुकूमत है, क्या हम इसको भी फाशिज्म में करते हैं, तो अब आपके पास ये क्राइटेरिया है, आप उसको नाप सकते हैं कि भाई इन इन ट्रेड्स के मुताबिक ये फाशिस्ट पार्टी है। तो इसकी 5 स्टेजेस हैं। फाशिज्म एकदम से नहीं आती, ठीक है, ये डेवलप होती है विद प्रॉपर, ठीक है, पैसेज ऑफ अ सिंगल स्टेज। फर्स्ट स्टेज अगर फाशिज्म को अगर हम देखें तो इसमें एक जो इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियंस हैं जो आइडियोलॉजिकली उसको प्रमोट करते हैं उनका होता है। वो क्या कहते हैं, लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पहले डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। कहने का मकसद ये हुआ कि जितना भी मतलब अगर हम देखें कि इस आइडियोलॉजी की पहले, इस जो है फाशिज्म की पहले इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बिछाई जाती है। सेकंड स्टेज ये होती है कि ये जो आइडियोलॉजी है, इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी है, इसको एक पार्टी के शेप में दिया जाता है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा
हम क्या करें, मोबिलाइज कर सकें लोगों को। तो पॉलिटिकल सीन में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मोसोलिनी ने किया था, या जैसे जर्मनी में नाजी पार्टी ने किया था। तो सेकंड स्टेज इसकी क्या होती है कि पार्टी बनाते हैं। थर्ड स्टेज इसकी ये होती है कि ये पावर में आ जाते हैं यूजिंग द स्लोगन ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। जर्मनी वाले देखें, जैसे नाजी पार्टी आई, मोसोलिनी आए, या बाकी तमाम ममालिक में जहां पे वे पॉपुलिस्ट लीडर इस तरीके से आए हैं। फोर्थ स्टेज ये कि द एक्सरसाइज ऑफ पावर, क्या करते हैं कि सिटीजन्स के ऊपर ये टाइट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सीक्रेट पुलिसिंग करते हैं अपोनेंट्स की। जैसे अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो सीक्रेट पुलिसिंग तो हो रही है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में भी जो है फाशिज्म है? तो आप इन ट्रेड्स के मुताबिक देखेंगे कि पाकिस्तान में फाशिज्म है या नहीं है, ठीक है। और सेंसरिंग ऑफ मीडिया, तो ये तमाम एलिमेंट्स ये विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले इंटेलेक्चुअली करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, उसके बाद पार्टी बनाते हैं, उसके बाद पावर में आते हैं और मुख्तलिफ ये टेक्निक्स यूज करके आगे आते रहते हैं, ठीक है। इसकी फोर्थ स्टेज ये है। और फिफ्थ स्टेज में ये क्या करते हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं। रेडिकलाइजेशन करके पूरी, जैसे नाजी जर्मनी ने पूरी सोसाइटी को रेडिकलाइज किया, जैसे बीजेपी वाले करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, ठीक है। एक वार के लिए ग्लोरी पैदा करते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। और अपनी जो कौम होती है उसकी सिर्फ ग्लोरी, ठीक है, उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को, हर चीज को वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल भी सिंपल एक आइडियोलॉजिकल थ्योरी है, तो इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, कभी भी उसका फुल क्वेश्चन नहीं आता। तो ये है